तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज इसका सेशन का पार्ट 2। कहाँ से पढ़ना है हमको आज? किसी समतल में गति। इस खंड में हम सदिशों का उपयोग कर दो या तीन विमाओं की गति का वर्णन करेंगे, 2D डायमेंशन एंड 3D डायमेंशन। ओके, तो पहला है स्थिति सदिश तथा विस्थापन। किसी समतल में स्थित कण P का एक्स वाई निर्देश तंत्र के मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश R को निम्नलिखित समीकरण से व्यक्त करते हैं। R इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। यहाँ एक्स तथा वाई अक्षों के एक्स तथा वाई के अनुदिश आर के घटक हैं। इन्हें हम कण के निर्देशांक भी कह सकते हैं। मान लीजिए कि चित्र 3.12b के अनुसार कोई कण मोटी रेखा से वक्र के अनुदिश चलता है, तो किसी क्षण टी पर इसकी स्थिति p है तथा दूसरे अन्य क्षण टी डैश पर इसकी स्थिति p डैश है। कण के विस्थापन को हम निम्नलिखित प्रकार से लिखेंगे। डेल्टा आर इज इक्वल टू आर डैश माइनस आर। इसकी दिशा P से P डैश की ओर है, जैसे कि इसमें चित्र में दिखाया गया है। ठीक है, ये रहा समीकरण 3.25 को हम सदिशों घटक के रूप में निम्नांकित प्रकार से व्यक्त करेंगे। डेल्टा आर इज इक्वल टू एक्स डैश आई कैप प्लस वाई डैश आई जे कैप माइनस एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। ठीक है, अब हम लेंगे इधर इज इक्वल टू आई कैप डेल्टा एक्स प्लस जे कैप डेल्टा वाई। यहाँ डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एक्स कैप एक्स डैश माइनस एक्स कोमा डेल्टा वाई इज इक्वल टू वाई डैश माइनस वाई। वेग, वस्तु के विस्थापन और संगत समय अंतराल के अनुपात को हम औसत वेग यानी कि वी वेक्टर कहते हैं। वी बार लगा रखा है इन्होंने, वी बार कहते हैं। अतः वी बार इज इक्वल टू डेल्टा आर डिवाइड बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा एक्स आई कैप प्लस डेल्टा वाई जे कैप डिवाइड बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू आई कैप इंटू डेल्टा एक्स डिवाइड बाई डेल्टा टी प्लस जे कैप डेल्टा वाई डिवाइड बाई डेल्टा टी। अथवा वी बार इज इक्वल टू वी बार एक्स आई कैप प्लस वी बार वाई जे कैप, क्योंकि वी बार इज इक्वल टू डेल्टा आर डिवाइड बाई डेल्टा टी। इसलिए चित्र 3.12 को अनुसार औसत वेग की दिशा वही होगी जो डेल्टा आर की है। गतिमान वस्तु का वेग अर्थात तात्क्षणिक वेग अति सूक्ष्म समय अंतराल डेल्टा टी से 0 की सीमा में विस्थापन डेल्टा आर का समय अंतराल डेल्टा टी से अनुपात है। इसे हम v से व्यक्त करेंगे, यानी v इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी से 0 डेल्टा आर डिवाइड बाई डेल्टा टी इक्वल टू डी आर अपॉन डी टी। मतलब अति सूक्ष्म है, तो इसलिए डी आर अपॉन डी टी ले लिया। चित्रों 3.31 ए से और 3.13 डी की सहायता से सीमांत प्रक्रम को आसानी से समझा जा सकता है। इन चित्रों में मोटी रेखा उस पथ को दर्शाती है जिस पर कोई वस्तु क्षण टी पर बिंदु P से चलना प्रारंभ करती है। वस्तु की स्थिति डेल्टा T1 डेल्टा T2 डेल्टा T3 समों के उपरांत क्रमशः P1 P2 P3 से व्यक्त होती है। इन समों में कण का विस्थापन क्रमशः डेल्टा R1 डेल्टा R2 डेल्टा R3 चित्रों ए बी तथा सी तक क्रमशः घटते हुए डेल्टा टी के मान अर्थात डेल्टा T1 डेल्टा T2 डेल्टा T3। यहाँ T1 बड़ा है, T1 सबसे बड़ा है, फिर T2 फिर T3 सबसे छोटा है। के लिए कण के औसत वेग वी बार को दर्शाया गया है। वी बार की दिशा को दिखाया गया है। जैसा ही डेल्टा टी से 0 तो डेल्टा आर से 0 एवं डेल्टा आर पथ की स्पर्श रेखा के अनुदिश हो जाता है। इस प्रकार पथ के किसी बिंदु पर वेग उस बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा द्वारा व्यक्त होता है जिसकी दिशा वस्तु की गति के अनुदिश होती है। सुविधा के लिए वी को हम प्राय घटक के रूप में निम्नलिखित प्रकार से व्यक्त करेंगे। वी इज इक्वल टू डी आर अपॉन डी टी इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी से 0 तो डेल्टा एक्स डिवाइड बाई डेल्टा टी इंटू आई कैप प्लस डेल्टा वाई डिवाइड बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू जे कैप इज इक्वल टू आई कैप इज इक्वल टू आई कैप लिमिट डेल्टा टी से 0 डेल्टा एक्स डिवाइड बाई डेल्टा टी प्लस जे कैप लिमिट डेल्टा टी से 0 डिवाइड डेल्टा इंटू डेल्टा वाई डिवाइड बाई डेल्टा टी। ठीक है, अब आ गया चित्र 3.1 में 4 में बिंदु P के किसी वेग सदिश v के लिए v x v y तक कोण थीटा को दर्शाया गया है, जैसा कि इसमें दिखाया गया है। x और y को हमने खींच दिया 0 बिंदु, इसकी कोई गति है ये P से। एक पहले गति यहाँ से यहाँ तक हुई, ठीक है, तो उसकी प्रभावी जो गति आएगी v है वो उसके वस्तु
की दिशा के अनुदिश होगी, तो अनुदिश में दिखाई दे रही है। त्वरण एक्स वाई समतल में गतिमान वस्तु का औसत त्वरण उसके वेग में परिवर्तन तथा संगत समय अंतराल डेल्टा टी के अनुपात के बराबर होता है। ए बार इज इक्वल टू डेल्टा वी डिवाइड बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा वी, डेल्टा कर देंगे वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप डिवाइड बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू वी डेल्टा वी एक्स डिवाइड बाई डेल्टा टी इंटू आई कैप प्लस डेल्टा वी वाई डिवाइड बाई डेल्टा टी जे कैप, अथवा वेक्टर ए इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। तात्क्षणिक त्वरण औसत त्वरण के सीमांत मान के बराबर होता है, अतः समय अंतराल शून्य होता है, यानी डेल्टा टी ए इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी से 0 डेल्टा वी वाई डिवाइड बाई डेल्टा टी, क्योंकि डेल्टा वी इज इक्वल टू आई कैप डेल्टा वी एक्स प्लस जे कैप डेल्टा वी वाई, इसलिए ए इज इक्वल टू आई कैप लिमिट डेल्टा टी से 0 और डेल्टा वी एक्स डिवाइड बाई डेल्टा टी प्लस जे कैप लिमिट डेल्टा टी से 0 डेल्टा वी वाई डिवाइड बाई डेल्टा टी, अथवा ए इज इक्वल टू आई कैप ए एक्स प्लस जे कैप ए वाई, जहाँ ए एक्स इज इक्वल टू डी वी एक्स डिवाइड बाई डी टी, कोमा ए वाई इज इक्वल टू डी वी वाई डिवाइड बाई डेल्टा डी टी। वेग की भांति यहाँ भी वस्तु के पथ को प्रदर्शित करने वाले किसी आलेख के में त्वरण की परिभाषा के लिए हम ग्राफी विधि के सीमांत प्रक्रम को समझ सकते हैं। इसे चित्र 3.15 ए से 3.15 डी तक में समझाया गया है। किसी क्षण टी पर कण की स्थिति बिंदु पी द्वारा दर्शाई गई है। डेल्टा T1, डेल्टा T2, डेल्टा T1 सबसे बड़ा, फिर T2 उससे छोटा, फिर T3 सबसे छोटा। समय के बाद कण की स्थिति क्रमशः बिंदु P1, P2, P3 द्वारा व्यक्त की जाती है, जैसा कि इसमें दिखाया गया है ABCD में। ठीक है, गई है। चित्रों 3.15 में ए बी और सी इन सभी बिंदु पी P1, P2, P3 पर वेग सदिशों को भी दिखाया गया है। प्रत्येक डेल्टा टी के लिए सदिश योग त्रिभुज के नियम का उपयोग करके डेल्टा वी का मान निकालते हैं। परिभाषा के अनुसार औसत त्वरण की दिशा वही है जो डेल्टा वी की होती है। हम देखते देखते जैसे कि डेल्टा टी का मान घटता जाता है, वैसे वैसे डेल्टा वी की दिशा भी बदलती जाती है। इसके परिणामस्वरूप त्वरण की भी दिशा बदलती है। अंततः डेल्टा टी से 0 सीमा में औसत त्वरण तात्क्षणिक त्वरण के बराबर हो जाता है। इसकी दिशा चित्र के दर्शाए अनुसार होती है। ध्यान दें, एक विमा वस्तु का वेग एवं त्वरण सदैव एक सरल रेखा में होते हैं। वे या तो एक ही दिशा में होते हैं अथवा विपरीत दिशा में, परंतु 2 या 3 विमाओं की गति के लिए वेग व त्वरण सदिशों के बीच 0 डिग्री से 180 डिग्री का बीच का कोई भी कोण हो सकता है। ठीक है, अब है किसी समतल में एक समान त्वरण से गति। मान लीजिए कोई वस्तु एक समतल में एक्स वाई के एक समान त्वरण ए से गति कर रही है, अर्थात ए का मान नियत है, कांस्टेंट है, कि समय अंतराल में औसत त्वरण स्थिर त्वरण के मान ए वेक्टर ए के बराबर होगा। ए बार कहेंगे इसको, वेक्टर नहीं कहेंगे, ए बार के बराबर होगा। ए बार इजल टू वेक्टर ए। अब मान लीजिए किसी क्षण टी इजल टू 0 पर वस्तु का वेग v0 तथा दूसरे अन्य क्षण टी पर उसका वेग v है, वेक्टर v देता। परिभाषा के अनुसार ए इजल टू v माइनस v0 डिवाइड बाई टी माइनस 0, तो इजल टू v माइनस v0 डिवाइड बाई टी, तो v इजल टू v0 प्लस ए टी। उपरोक्त समय के सदिशों घटक उपयुक्त समीकरण को सदिशों के घटक के रूप में निम्नलिखित प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। वी एक्स इजल टू v0x प्लस ए एक्स प्लस टी, वी वाई इजल टू v0y प्लस ए वाई टी। अब हम देखेंगे कि समय के साथ स्थिति सदिश r किस प्रकार बदलता है। यहाँ एक विमी गति के लिए बताई गई विधि का उपयोग करेंगे। मान लीजिए t इजल टू 0 तथा t इजल टू टी क्षणों पर कण की स्थिति के सदिश क्रमशः r0 तथा r है। इन क्षणों पर कण का वेग v0 तथा v है। समय अंतराल t माइनस 0 इजल टू टी का कण का औसत वेग v0 प्लस v डिवाइड बाई हाफ तथा विस्थापन r माइनस r0 होगा, क्योंकि विस्थापन औसत तथा समय अंतराल का गुणनफल होता है। ठीक है, अर्थात r माइनस r0 इजल टू v प्लस v0 डिवाइड बाई 2 इंटू टी इजल टू v0 प्लस ए टी प्लस v0 डिवाइड बाई 2 इंटू टी इजल टू v0 प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। मतलब गति के समीकरण प्राप्त हो गए हम दूसरा गति का। और तीसरा r इजल टू r0 प्लस v0 टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये बात आसानी से सत्यापित की जाती है कि समीकरण 3.31 का अवकलन dr/dt समीकरण 3.33a है तथा साथ ही t इजल टू 0 क्षण पर r/r0 शर्तों को भी पूरा करती है। समीकरण
3.34 के घटकों के रूप में निम्नलिखित प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। x इक्वल टू x0 प्लस वी एक्स ए टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, वाई इक्वल टू y0 प्लस वी ओ वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। समीकरण 3.34 बी सीधी व्याख्या यही है कि x एवं y की दिशाओं में गति एक दूसरे पर निर्भर नहीं करती हैं, अर्थात किसी समतल यानी दो विमा में गति दो अलग अलग समकालिक एक विमी एक समान त्वरित गतियों के रूप में समझ सकते हैं जो परस्पर लंबवत दिशाओं के अनुदिश हों। ये महत्वपूर्ण परिणाम है कि जो दो विमा में वस्तु की गति के विश्लेषण में उपयोगी होती हैं। यहाँ परिणाम त्रिविमी गति के लिए भी है, यानी 3 डायमेंशन के लिए भी है। बहुत सी भौतिक स्थितियों में दो लंबवत दिशाओं का चुनाव सुविधाजनक होता है, जैसा कि हम प्रक्षेप गति के लिए खंड 3.10 में देखेंगे। ठीक है, अब आते हैं हम प्रक्षेप गति, जैसा कि इसमें बताया है इन्होंने। अब आ गया प्रक्षेप प्रोजेक्टाइल मोशन। इससे पहले खंड में हमने जो विचार विकसित किए हैं उदाहरण स्वरूप उनका प्रयोग हम प्रक्षेप गति के अध्ययन के लिए करेंगे। जब कोई वस्तु उछालने के बाद उड़ान में हो या प्रक्षेपित की गई तो उसे प्रक्षेप कहते हैं। ऐसा प्रक्षेप फुटबॉल, क्रिकेट की बॉल, बेसबॉल या अन्य कोई भी वस्तु हो सकती है। किसी प्रक्षेप की गति की दो अलग अलग समकालिक गतियों के घटक के परिणाम के रूप में लिखा जा सकता है। इनमें से एक घटक बिना किसी त्वरण के क्षैतिज दिशा में होता है तथा दूसरा गुरुत्वाकर्षण एक समान त्वरण से ऊर्ध्वाधर दिशा में होता है। एक वर्टिकल होता है, एक हॉरिजॉन्टल होता है। वर्टिकल कंपोनेंट एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। सर्वप्रथम गैलीलियो ने अपने लेख डायलॉग ऑन द ग्रेट वर्ल्ड सिस्टम्स में प्रक्षेप गति की क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर घटकों की स्वतंत्र प्रकृति का उल्लेख किया था। इस अध्ययन में हम ये मानेंगे कि प्रक्षेप की गति पर वायु का प्रतिरोध नगण्य प्रभाव डालता है। मानना पड़ेगा, क्योंकि अगर इसको नहीं मानेंगे तो त्रुटि उत्पन्न हो जाएगी। माना कि प्रक्षेप को ऐसी दिशा की ओर v0 वेग से फेंका गया जो x अक्ष के चित्र 3.16 के अनुसार थीटा 0 कोण बनाता है। फेंकी गई वस्तु को प्रक्षेपित करने के बाद उस पर गुरुत्व के कारण लगने वाला त्वरण की दिशा नीचे की ओर होती है। a = -g कैप, अर्थात ax = 0 तथा ay = -g। अब है प्रक्षेप के पथ का समीकरण। प्रक्षेप द्वारा चले गए पथ की आकृति क्या होती है, इसके लिए हम पथ का समीकरण निकालना होगा। समीकरण 3.37 में दिए गए x एवं y व्यंजकों को t को विलुप्त करने से निम्नलिखित समीकरण प्राप्त होता है। y = tan थीटा 0 x - g / 2 v0 cos थीटा 0 का स्क्वायर इंटू x स्क्वायर। ये प्रक्षेप पथ का समीकरण है। इसे चित्र 3.17 में दर्शाया गया क्योंकि g, थीटा 0 तथा v0 अचर हैं। समीकरण को निम्न प्रकार से व्यक्त करते हैं। y = ax + bx स्क्वायर। इसमें a तथा b नियतांक हैं। यहाँ एक परवलय का समीकरण है, परवलय का, इलिप्स का, अर्थात प्रक्षेप का पथ परवलयिक होता है। पहले फेंकेंगे 0, फिर उससे बढ़ेगी, फिर मैक्सिमम पे, फिर उसके बाद धीरे धीरे घटेगी, फिर 0। प्रक्षेप का पथ परवलय का होता है। ओके, अब है प्रक्षेप पथ का समीकरण निकाल लिया। अब प्रारंभिक वेग v0 घटक के निम्न प्रकार इस प्रकार होंगे। vox = v0 cos थीटा, voy = v0 sin थीटा 0। यदि चित्र 3.16 में अनुसार वस्तु की प्रारंभिक स्थिति निर्देश तंत्र के मूल बिंदु पर हो तो x0 = 0, y0 = 0। इस प्रकार समीकरण को निम्न प्रकार से लिखेंगे। x = vox t = v0 cos थीटा 0 t तथा y = v0 sin थीटा 0 t - हाफ gt स्क्वायर। समीकरण 3.3b का उपयोग करके समय t के लिए वेग घटकों को नीचे लिखे गए समीकरणों से व्यक्त करेंगे। vx = v0x = v0 cos थीटा 0, vy = v0 sin थीटा 0 - gt। समीकरण 3.37 में हमने किसी क्षण t पर प्रारंभिक वेग v0 तथा प्रक्षेप कोण थीटा 0 के पदों के प्रक्षेप के निर्देशांक x और y प्राप्त हो जाएंगे। इस बात पर ध्यान दीजिए कि x एवं y दिशाओं के परस्पर लंबवत होने के चुनाव से प्रक्षेप गति के विश्लेषण में पर्याप्त सरलता हो गई है। वेग के दो घटकों में से एक x घटक की गति को पूरी अवधि
में स्थिर रहता है, जबकि दूसरा y घटक इसके प्रकार परिवर्तित होता है मानो प्रक्षेप स्वतंत्रता पूर्वक नीचे गिर रहा हो। चित्र 3.17 में विभिन्न क्षणों के लिए इसे आलेखी विधि से दर्शाया है। ध्यान दीजिए कि अधिकतम ऊंचाई वाले बिंदु के लिए वी वाई इजल टू 0 तथा थीटा इजल टू tan इनवर्स वी वाई डिवाइड बाई वी एक्स इजल टू 0। अब इसको प्रक्षेप पथ का समीकरण ये तो हम निकाल ही चुके हैं अभी। अब है प्रक्षेप अधिकतम ऊंचाई का समय। प्रक्षेप अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने के लिए कितना समय लेता है। मान लीजिए कि ये समय टी एम है, क्योंकि इस बिंदु वी वाई इजल टू 0, इसलिए समीकरण 3.32 3.38 से हम टी एम का मान निकाल सकते हैं। टी एम मैक्सिमम वी वाई इजल टू वी जीरो साइन थीटा 0 माइनस जी टी एम इजल टू 0, टी एम इजल टू वी जीरो साइन थीटा 0 डिवाइड बाई जी। प्रक्षेप के उड़ान की अवधि में लगा कुल समय टी एफ हम समीकरण 3.32 3.38 में y इजल टू 0 रखकर निकाल लेते हैं। इसलिए टी एफ इजल टू 2 इंटू वी जीरो साइन थीटा 0 डिवाइड बाई जी। टी एफ को प्रक्षेप का उड़यन काल कहते हैं। कितने समय वस्तु हवा में रही, उड़यन काल कहेंगे। ये ध्यान देने की बात है कि टी एफ इजल टू 2 पथ की सममिति में हम ऐसे ही परिणाम की आशा करते हैं। प्रक्षेप की अधिकतम ऊंचाई समीकरण 3.37 में टी इजल टू टी एम रखकर प्रक्षेप द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊंचाई एच एम की गणना की जा सकती है। वाई इजल टू एच एम इजल टू वी जीरो साइन थीटा 0 इंटू वी जीरो साइन थीटा 0 डिवाइड बाई जी माइनस जी बाई 2 वी जीरो साइन थीटा 0 डिवाइड बाई जी का होल स्क्वायर इजल टू एच एम इजल टू वी जीरो साइन थीटा 0 डिवाइड बाई 2g। तो उसमें एच एम इजल टू वी जीरो साइन थीटा 0 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2g। प्रक्षेप का क्षैतिज परास प्रारंभिक स्थिति x इजल टू वाई इजल टू 0 से चलकर उस स्थिति तक जब y इजल टू 0 के प्रक्षेप द्वारा चली गई दूरी को क्षैतिज परास कहते हैं। कैपिटल R से व्यक्त करते हैं। क्षैतिज परास उड़यन काल टी एफ में चली गई दूरी, इसलिए परास R होगा R इजल टू वी जीरो कॉस थीटा डॉट टी एफ इजल टू वी जीरो कॉस थीटा 0 डॉट 2 वी जीरो साइन थीटा डिवाइड बाई जी आर इजल टू वी जीरो स्क्वायर प्लस साइन 2 थीटा 0 डिवाइड बाई जी। समीकरण 3.42 से स्पष्ट है कि किसी प्रक्षेप का वेग वी जीरो के लिए आर अधिकतम तब होगा जब थीटा 0 इजल टू 45 डिग्री, क्योंकि साइन 90 डिग्री इजल टू 1 साइन 2 थीटा का अधिकतम मान है। क्योंकि इस प्रकार अधिकतम क्षैतिज परास होगा आर एम इजल टू वी जीरो स्क्वायर डिवाइड बाई जी होगा। ठीक है। अब इसमें उन्होंने उदाहरण दे रखा है। गैलीलियो ने अपने पुस्तक टू न्यू साइंसेज में कहा, उन उन्नयनों के लिए जिनके मान 45 डिग्री से बराबर मात्रा या अधिक या कम है क्षैतिज परास बराबर होते हैं। इस कथन को सिद्ध कीजिए। अभी सिद्ध करने वाले कथन है, ये आएंगे नहीं पर ठीक है। अब आगे हम बढ़ते हैं। एक समान वृत्तीय गति यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जब कोई वस्तु एक समान चाल से वृत्ताकार पथ पर चलती है तो वस्तु की गति एक समान वृत्तीय गति कहते हैं, यूनिवर्सल सर्कुलर मोशन। शब्द एक समान उस चाल के संदर्भ में प्रयुक्त हुआ है जो वस्तु की गति की अवधि को एक समान नियत रखती है। माना कि चित्र 3.18 के अनुसार कोई वस्तु एक समान चाल v से r त्रिज्या वाले वृत्त के अनुदिश गतिमान है। क्योंकि वस्तु की वेग की दिशा में निरंतर परिवर्तन हो रहा है तो उसमें त्वरण उत्पन्न हो रहा है। हमें त्वरण का परिमाण एवं उसकी दिशा ज्ञात करनी है। माना r एवं r डैश तथा v एवं v डैश कण की स्थिति तथा गति सदिश हैं। वह गति के दौरान क्रमशः बिंदुओं p एवं p डैश पर है। परिभाषा के अनुसार किसी बिंदु पर कण का वेग उस बिंदु पर स्पर्शरेखा के अनुदिश गति की दिशा में होता है। चित्र 3.18 में वेग सदिशों v एवं v डैश को दिखाया गया। चित्र 3.18 में सदिश योग त्रिभुज नियम का उपयोग करके डेल्टा v निकाल लेते हैं। क्योंकि पथ वृत्तीय है, सर्कुलर है, इसलिए चित्र में ज्यामिति से स्पष्ट है कि v, r तथा v डैश r डैश के लंबवत हैं, इसलिए डेल्टा v, डेल्टा r के लंबवत हुआ। पुनः क्योंकि औसत त्वरण डेल्टा v इजल टू a बार इजल टू डेल्टा v डिवाइड बाई डेल्टा t के अनुदिश है, इसलिए a बार भी डेल्टा r के लंबवत होगा। अब यदि हम डेल्टा v को उस रेखा पर रखें जो r एवं r डैश के बीच के कोण को द्विविभाजित करती है, दो पार्ट्स में डिवाइड करती है, तो हम देखेंगे इसकी दिशा वृत्त के केंद्र की ओर होगी। इन्हीं राशियों के चित्र 3.18 में b में छोटे समय अंतराल के लिए दिखाया गया है
डेल्टा वी अथा ए बार की दिशा पुनः केंद्र की ओर होगी, इसलिए औसत त्वरण तात्क्षणिक त्वरण के बराबर हो जाता है। इसकी दिशा केंद्र की ओर होती है। इस प्रकार यह निष्कर्ष निकलता है कि एक समान वृत्तीय गति के लिए वस्तु के त्वरण की दिशा वृत्त की केंद्र की ओर होती है। अब हम इस त्वरण का परिमाण निकालेंगे, मैग्नीट्यूड। परिभाषा के अनुसार ए का परिमाण निम्नलिखित सूत्र से व्यक्त होता है, ए मॉड ए इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी से 0 डेल्टा वी डिवाइड बाई डेल्टा टी। मान लीजिए आर एवं आर डैश के बीच का कोण थीटा है, क्योंकि वेग सदिश v एवं v डैश सदैव सदिशों के लंबवत होते हैं, इसलिए उनके बीच का कोण डेल्टा थीटा होगा। अतएव स्थिति सदिशों के द्वारा निर्मित त्रिभुज डेल्टा सी पी पी डैश तथा वेग सदिश v v डैश एवं डेल्टा v द्वारा निर्मित त्रिभुज g डेल्टा जी एच आई समरूप हैं। इस प्रकार एक त्रिभुज के आधार की लंबाई व किनारे की भुजा की लंबाई अनुपात दूसरे त्रिभुज के तदनुरूप लंबाई के अनुपात के बराबर होगा, अर्थात मॉड डेल्टा वी डिवाइड बाई वी इज इक्वल टू मॉड डेल्टा डिवाइड बाई आर, या मॉड डेल्टा वी इज इक्वल टू वी मॉड डेल्टा आर डिवाइड बाई कैपिटल आर। इसलिए मॉड ए इज इक्वल टू डेल्टा टी से 0 डिवाइड बाई डेल्टा टी से लिमिट 0 मॉड डेल्टा वी डिवाइड बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी से 0 वी मॉड डेल्टा आर डिवाइड बाई आर डेल्टा टी इज इक्वल टू वी डिवाइड बाई आर डेल्टा टी से लिमिट 0 मॉड डेल्टा आर डिवाइड बाई डेल्टा टी। यदि डेल्टा टी छोटा हो तो डेल्टा थीटा भी छोटा होगा। इस स्थिति में चाप पी पी डैश को लगभग डेल्टा आर के बराबर ले सकते हैं, अर्थात डेल्टा आर लगभग बराबर हो जाएगा वी डेल्टा टी के। अप्रॉक्सीमेट का साइन है ये, या मॉड डेल्टा आर डिवाइड बाई डेल्टा टी लगभग बराबर है वी के, अथवा डेल्टा टी से लिमिट 0 डेल्टा आर डिवाइड बाई मॉड डेल्टा आर डिवाइड बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू वी। इस प्रकार अभिकेंद्र त्वरण ए सी का मान निम्नलिखित होगा, ए सी इज इक्वल टू वी बाई आर इंटू वी, तो वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर। इस प्रकार किसी आर त्रिज्या वाले वृत्तीय पथ के अनुदिश v चाल से गतिमान वस्तु के त्वरण का परिमाण वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर होता है, जिसकी दिशा सदैव वृत्त के केंद्र की ओर होती है। इसी कारण ये इस प्रकार के त्वरण को अभिकेंद्र त्वरण कहते हैं। ये पद न्यूटन ने सुझाया था। मतलब जो अभिकेंद्र त्वरण है, एक्सेलरेशन, अभिकेंद्र त्वरण संबंधित संपूर्ण विश्लेषणात्मक लेखक सर्वप्रथम 1673 में एक डच वैज्ञानिक क्रिश्चियन हाइगेंस ने प्रकाशित करवाया था। ये हाइगेंस उसी वाले हाइगेंस हैं जो वेव ऑप्टिक्स में आप पढ़ेंगे चैप्टर 10th में, जो इसके बाद नेक्स्ट जो सीरीज अपलोड हो उसमें, वो यही हैं हाइगेंस, जिन्होंने प्रकाश के कणिका सिद्धांत से अपवर्तन परावर्तन की व्याख्या की है। ठीक है, किंतु संभवतः न्यूटन को भी कुछ वर्षों पर इसका ज्ञान हो चुका था। अभिकेंद्र को अंग्रेजी में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ये जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, ये जो टर्म है ये न्यूटन ने दिया है, कहते हैं, जो एक ग्रीक शब्द है जिसका अभिप्राय केंद्र अभिमुख केंद्र की ओर है। क्योंकि वी तथा आर दोनों अचर हैं, इसलिए अभिकेंद्र त्वरण का परिमाण भी अचर होता है, परंतु दिशा बदलती रहती है और सदैव केंद्र की ओर होती है। इस प्रकार निष्कर्ष निकलता है कि अभिकेंद्र त्वरण एक समान सदिश नहीं हो सकता। किसी वस्तु में एक समान वृत्तीय गति के वेग तथा त्वरण को हम एक दूसरे प्रकार से भी समझ सकते हैं। चित्र में दिखाए गए अनुसार डेल्टा टी इज इक्वल टू टी डैश माइनस टी, समय अंतराल में जब कण पी से पी डैश पर पहुंच जाता है तो रेखा सी पी कोण डेल्टा थीटा से घूम जाती है, और डेल्टा थीटा को हम कोणीय दूरी कहते हैं। कोणीय वेग ओमेगा को हम कोणीय दूरी के समय के परिवर्तन दर के रूप में परिभाषित करते हैं। इस प्रकार ओमेगा इज इक्वल टू डेल्टा थीटा इज इक्वल टू डेल्टा थीटा डिवाइड बाई डेल्टा टी। यदि डेल्टा टी समय में कणों द्वारा चली गई दूरी डेल्टा एस से व्यक्त करें तो पी पी डैश इज इक्वल टू डेल्टा एस, तो वी इज इक्वल टू डेल्टा एस डिवाइड बाई डेल्टा टी। किंतु डेल्टा एस इज इक्वल टू आर डेल्टा थीटा, इसलिए वी इज इक्वल टू आर डॉट डेल्टा थीटा डिवाइड बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू आर ओमेगा, अर्थात वी इज इक्वल टू ओमेगा आर। अभिकेंद्र त्वरण को हम कोणीय चाल के रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं, अर्थात ए सी इज इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर डिवाइड बाई आर, तो इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर डिवाइड बाई आर। ए सी इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर। वृत्त का एक चक्कर लगाने में वस्तु को जो समय लगता है उसे उसका आवर्तकाल
कैपिटल टी कहते हैं। 1 सेकंड में वस्तु जितने चक्कर लगाते हैं उसे हम वस्तु की आवृत्ति यानी v कहते हैं। परंतु उस समय वस्तु द्वारा चली गई दूरी s इक्वल टू 2 पाई आर होती है, इसलिए v इक्वल टू 2 पाई आर डिवाइड बाई टी, तो 2 पाई आर वी। टी इक्वल टू 2 पाई आर वी। ओके, इस प्रकार ओमेगा वी तथा ए सी को हम आवृत्ति v के पदों में व्यक्त कर सकते हैं। ओमेगा इक्वल टू 2 पाई वी, v इक्वल टू 2 पाई वी आर, ए सी इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर वी स्क्वायर इंटू आर। ठीक है, अब ओमेगा वी तथा ए सी को हम आवृत्ति मतलब v के पदों में हमने व्यक्त कर दिया। ठीक है, अब है नेक्स्ट सारांश। अब मिलते हैं, चलिए नेक्स्ट वीडियो। अब तो हो गया है सेशन एंड, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो तो पता ही होगा, चैप्टर 10 क्लास 12 का नेक्स्ट सीरीज़ जो आएगी हाइगेंस के सिद्धांत, कण का सिद्धांत। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।